हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ वीटास यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एआईबी के एविडेंस या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्टली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं ऑफ एआईबी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। हमने एआईबी के सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज का एक कंप्लीट पीडीएफ सेट जो है वो रेडी किया है, सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है, ताकि आपको रैंडम क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, सीधा सब्जेक्ट वाइज स्मार्टली एक रिवीजन हो सके। और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के लिए आंसर की वाली फाइल्स जो है वो भी सेपरेटली प्रिपेयर्ड है। और एआईबी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट केस लॉस फाइल जो है वो भी प्रिपेयर की गई है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये कंप्लीट एआईबी पीवाईक्यू सेट परचेज करना है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज ईमेल, जिसकी आपको डिटेल्स जो है वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड डिस्कशन, जहाँ पे हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद इट्स करेक्ट आंसर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 22 में कौन सा वर्ड इंसर्ट किया गया है जो पुराने एविडेंस एक्ट, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का था, मतलब उसके सेक्शन 24 में नहीं था। ऑप्शन वन इज इंड्यूसमेंट, ऑप्शन टू इज कोercion, ऑप्शन थ्री इज थ्रेट, या फिर ऑप्शन डी इज प्रॉमिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोercion। ठीक है, ये वर्ड जो है आपके सेक्शन 24 में नहीं था इंडियन एविडेंस एक्ट के, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 22 में आपको टाइटल वाले सेक्शन में ही एकदम सामने से दिख जाएगा कि हाँ ये वर्ड नया ऐड किया गया। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस ये तीनों ही पहले से मौजूद थे, बट ये वर्ड अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ द बीएसए। सो दैट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द बीएसए ऑफ 2023। ठीक है, और ये बहुत ही डायरेक्ट जो मतलब बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से पूछा गया, तो आप डायरेक्टली अपनी बेयर एक्ट में से इसको देख के मार्क कर सकते हैं, आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब एक फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें क्रिमिनल ट्रायल में राजेश पे थेफ्ट का एलिगेशन लगता है, आरोप। पुलिस एक स्टोलन लैपटॉप जो है वो रिकवर करती है ऐसे जगह से जहां राजेश अक्सर आता है, और लैपटॉप पर राजेश के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी मिलते हैं। अब बीएसए 2023 के हिसाब से कोर्ट को इस एविडेंस को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज कि लैपटॉप और फिंगरप्रिंट्स ऑटोमेटिकली जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है गिल्ट के। सेकेंड ऑप्शन इज कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो और एविडेंस के साथ कंसिडर होगा, खुद में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट प्रूव नहीं करता। थर्ड इसकी एविडेंस इनएडमिसिबल है क्योंकि सर्च वारंट नहीं लिया था। एंड लास्ट इसके फिंगरप्रिंट्स तब तक एडमिसिबल नहीं जब तक दो इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उसे वेरीफाई ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। बीएसए 2023 भी सेम बेसिक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस फॉलो करता है कि क्रिमिनल ट्रायल में गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, ये मैंडेटरी होता है। एक सिंगल सर्कमस्टेंशियल पीस जैसे सिर्फ पोजीशन या सिर्फ फिंगरप्रिंट्स जनरली कंक्लूसिव नहीं होता है। लैपटॉप का रिकवरी, राजेश का वहाँ फ्रीक्वेंटली आना और फिंगरप्रिंट्स, ये तीनों ही ये सब मिलकर स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल चेन का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन लॉ ये नहीं कहता कि सिर्फ इस बेसिस पर ऑटोमेटिक कन्विक्शन हो जाएगा। कोर्ट को पूरे एविडेंस को होलिस्टिक तरीके से देखना होता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट अप्रोच बीएसए के हिसाब से ये है कि इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना जाएगा, जो दूसरे एविडेंस के साथ मिलकर इवैल्यूएट होगा, और इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल पार्ट्स में एग्जीक्यूट होता है, प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर रिसोर्स, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, इन सब में, तो बीएसए 2023 हर पार्ट को किस कैटेगरी में डालता है? प्राइमरी एविडेंस के कैटेगरी में, या फिर सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में, या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, या फिर साइंटिफिक एविडेंस? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज प्राइमरी एविडेंस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नए बीएसए जो है वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 62 की तरह प्राइमरी एविडेंस का मॉडर्न डिजिटल एक्सटेंशन देता है। अगर एक ही ट्रांजैक्शन के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल पार्ट्स हैं तो हर पार्ट अपने आप में प्राइमरी एविडेंस जो है वो माना जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा सेक्शन बीएसए में कहता है कि कोर्ट प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के बीच की कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल जो है वो नहीं कर सकता है? ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 165। बीएसए 2023 में स्टेट प्रिविलेज और हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज की कम्युनिकेशन की प्रोटेक्शन दी जाती है, जहाँ कोर्ट डायरेक्टली सर्टन सेंसिटिव कम्युनिकेशंस को समन या कंपेल नहीं कर सकता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46, ठीक है, सेक्शन 46 ऑफ बीएसए के हिसाब से सिविल केसेस में कैरेक्टर एविडेंस जो है वो कब रेलेवेंट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज पर सेक्शन 78 क्लॉज 2 ऑफ बीएसए 2023, इसके मुताबिक जब किसी ऑफिसर का सिग्नेचर या सर्टिफिकेशन किसी डॉक्यूमेंट पर होता है तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन बनाता है। पहला कि सिग्नेचर को फॉर्जरी माना जाएगा, दूसरा ऑफिसर ने क्लेम्ड ऑफिशियल कैरेक्टर होल्ड नहीं किया होगा, या तीसरा ऑफिसर ने जब साइन या सर्टिफाई किया तब वो अपना ऑफिशियल कैरेक्टर होल्ड कर रहा था, एंड लास्ट इज की डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी ऑफिसर के ऑफिशियल कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ऑफिसर हेल्ड द ऑफिशियल कैरेक्टर क्लेम्ड व्हेन साइनिंग और सर्टिफाइंग द डॉक्यूमेंट, ये प्रिजम्पशन जो है वो बनता है, ठीक है। ये एक टिपिकल प्रिजम्पशन है एज टू ऑफिशियल एक्ट्स। लॉ मान कर चलता है कि जो पब्लिक ऑफिसर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी से साइन कर रहा है वो एक्चुअली उस पोस्ट पे था जब तक कुछ भी कॉन्ट्ररी जो है वो प्रूव ना हो। और इस प्रिजम्पशन से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आती है, हर डॉक्यूमेंट के लिए अलग से प्रूफ नहीं मांगा जाता है कि ऑफिसर ने उस दिन एक्चुअल चार्ज होल्ड किया था या नहीं, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 146 ऑफ बीएसए 2023 के अंडर लीडिंग क्वेश्चंस कब परमिसिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहले हम लोग ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन इज कि लीडिंग क्वेश्चंस आर ऑलवेज अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ विदाउट रेस्ट्रिक्शन, हमेशा अलाउड है इन एग्जामिनेशन इन चीफ विदा किसी रेस्ट्रिक्शन के। दूसरा इज कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है, ठीक है, लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। देन तीसरा क्वेश्चन इज तीसरा ऑप्शन इज कि एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में बिना ऑब्जेक्शन के पूछ सकते हैं लीडिंग क्वेश्चंस को। एंड लास्ट इज कि क्रॉस एग्जामिनेशन में और इंट्रोडक्टरी अनडिस्प्यूटेड या सफिशिएंटली प्रूव्ड मैटर्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि लीडिंग क्वेश्चंस मतलब ये जो क्लासिकल लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें लीडिंग क्वेश्चंस जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन में फ्रीली अलाउड होते हैं क्योंकि वहाँ विटनेस हॉस्टाइल या फिर एडवर्स माना जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस यूजुअली अलाउड नहीं होते एक्सेप्ट जब बेसिक इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, नेम, एड्रेस एक्सेट्रा जैसे अनडिस्प्यूटेड पॉइंट्स हो। बीएसए 2023 भी इसी प्रिंसिपल को कोडिफाई करता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है, लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हेन मैटर्स आर इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड और सफिशिएंटली प्रूव, वही एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है। देन वी हैव नाउ कम टू AIB 18 ऑफ 2023। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि अंडर विच प्रोविजन डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिटेड एज एविडेंस, ठीक है, कौन से प्रोविजन के अंडर में डाइंग डिक्लेरेशन को एज एविडेंस एडमिट किया जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 32। सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट एक एक्सेप्शन है जनरल हियर से रूल का। जब बेनिफिशियरी पर्सन के मरने के कारण उसकी स्टेटमेंट कोर्ट तक नहीं पहुंच सकती तब उसकी जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट होती है, जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है, उसको रेलेवेंट माना जाता है। ये स्टेटमेंट तब एडमिसिबल होती है जब डिक्लेरेंट की जो डेथ है वो अकर हो चुकी हो, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड हो और स्टेटमेंट डेथ के सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज सेक्शन 32, वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट इज कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन इज कि कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। सेकेंड इज कि कंटेंट्स में बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस। थर्ड इज कंटेंट्स शैल बी प्रूव्ड बाय बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। एंड लास्ट इज कि कंटेंट्स में बी प्रूव्ड either by primary or by secondary evidence. So the correct option over here is option number D, कि कंटेंट्स चाहे तो प्राइमरी एविडेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। एविडेंस एक्ट सेक्शन 61 से लेकर के 65 के अकॉर्डिंग नॉर्मल रूल है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किए जाते हैं, लेकिन सर्टन सर्कमस्टांसेस में जैसे कि लॉस के केस में या फिर नॉन अवेलेबिलिटी या फिर डिस्ट्रक्शन के केस में सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिबल हो सकता है। इसलिए आइदर वर्ड करेक्ट है, शैल या मस्ट सिर्फ प्राइमरी पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। नंबर वन इज कि लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, देन लीडिंग
questions may be asked in re-examination, and then leading questions cannot be asked in cross-examination. So I have earlier also discussed with you this type of question, and the correct option is option number B. कि yeah, leading questions can be may be asked in cross-examination, and this is according to section 141 of Indian Evidence Act of 1872. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी जो है वो क्लैरिफाई की थी. नंबर वन इज कि अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर. दूसरा इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जयसिंह. तीसरा इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवर लाल दामोदर दास सोनी. या फिर लास्ट इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगीर सिंह. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया और उसमें कहा कि कंप्यूटर एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी पर था ये, ठीक है. और इस जजमेंट ने सेक्शन 65B को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया. अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस करना है तो जो स्पेसिफिक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोड्यूस करना ही होगा. एंड बाकी केसेस जनरल क्रिमिनल लॉ के हैं. करेक्ट लीगल प्रेसिडेंट वही है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है. तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा. जैसे कि एडमिसिबिलिटी ऑफ व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, डिजिटल डॉक्स, ठीक है, के लिए सीधा अनवर पीवी वर्सेस बी के बशीर ही सुप्रीम कोर्ट का एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, ऐसा आप मान सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए अक्यूज्ड है बी को बीट करने के लिए. अब क्या रेलेवेंट फैक्ट्स नहीं है सेम ट्रांजैक्शन के तौर पर, इसमें ये पूछा गया. तो पहला है इसकी वॉट एवर सेड बाय ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, वॉट एवर डन बाय ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, वॉट एवर सेड बाय स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ बीटिंग, एंड लास्ट इसकी वॉट एवर सेड बाय ए और बी अ डे बिफोर द डे ऑफ बीटिंग. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, whatever is said by A or B a day before the day of beating. Same transaction. Evidence Act Section 6 का res geste principle है. Only acts or statements during the incident or immediately connected are relevant. जो day before beating है वो अलग transaction हो जाएगा, indirect हो जाएगा. समय है, place या फिर proximity की legal requirement नहीं पूरी होती है, इसलिए जो option number D है वो out of scope है और वही correct option है because वहाँ पे not पूछा गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा प्रोविजन पुलिस कन्फेशन को डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्रूव करने से रोकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 25 वो रोकता है. सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट एब्सोल्यूट बार लगाता है. पुलिस ऑफिसर के सामने दिया कन्फेशन कोर्ट में अक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं हो सकता है. एंड सेक्शन 24 वॉलंटरीनेस पे है. सेक्शन 26 कस्टडी के कॉन्टेक्स्ट में है. और वहीं जो सेक्शन 27 है वो डिस्कवरी स्टेटमेंट एक्सेप्शन देता है, लेकिन डायरेक्ट बार सिर्फ सेक्शन 25 में ही मिलता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज की which of the following is incorrect statement in the light of Indian Evidence Act of 1872. Number one is कि confession always go against a person making it. Then admissions are conclusive as to the matters admitted. Third is admissions may operate as an estoppel. And last is कि confession is a statement written or oral which is direct admission of suit. So यहाँ पे जो correct option है that is option number B. Admissions are conclusive as to matters admitted. एविडेंस एक्ट में एडमिशंस कभी कॉन्क्लूसिव नहीं होते. कॉन्क्लूसिव प्रूफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ लिमिटेड स्टैट्यूट्स या जजमेंट्स में होता है. ठीक है, एडमिशंस एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है लेकिन ऑलवेज ये रिबटेबल होते हैं, जैसे सेक्शन 3158, ठीक है, अग्रीमेंट लॉ में एक्सेट्रा. तो एस्टॉपल हो सकता है लेकिन कॉन्क्लूसिव नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे या फिर हियरसे रूल. तो इसमें से क्या एक्सेप्शन है, तो इसमें से एक्सेप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 32 का क्लॉज 1. सेक्शन 32 का क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन होता है जो कि एक्सेप्शन देता है हेयरसे रूल के अगेंस्ट, जो नॉर्मली ओरल या फिर रिटन स्टेटमेंट्स कोर्ट में नहीं चलती, वो डेथ के सर्कमस्टांसेस में चलती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जुडिशियल एविडेंस का क्या मतलब होता है. ठीक है, सबसे पहला है इसके एविडेंस रिसीव बाय कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट्स. दूसरा है इसके एविडेंस रिसीव बाय पुलिस ऑफिसर. तीसरा इज एविडेंस रिसीव बाय होम डिपार्टमेंट या फिर एविडेंस रिसीव्ड बाय ट्राइब्यूनल. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एविडेंस रिसीव बाय कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, जुडिशियल एविडेंस सिर्फ वो एविडेंस होते हैं जो कोर्ट रूम में एडमिसिबल हो फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर. The next question is which of the following is not a document according to the Indian Evidence Act of 1872. Number one is an inscription on a metal plate. Two is a map or plan. ये दोनों ही document है. A caricature ये भी document है. And option D is none of these. So जो option number D है आपका वो wrong हो जाता है क्योंकि ये तीनों ही documents हैं.
एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इंस्क्रिप्शन, मैप, प्लान, ड्राइंग्स, जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करे वो सभी डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डाउरी डेथ्स के प्रिजम्पशन के बारे में एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 113 बी। ठीक है, सेक्शन 113 बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है प्रिजम्पशंस एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। Then next question is कि which of the following is not secondary evidence as per section 63 of the Indian Evidence Act of 1872। तो जो पहला है दैट इज कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेसेस, फोटोकॉपी एक्सेट्रा। दूसरा है इसकी कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। तीसरा है इसकी ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। एंड लास्ट इसकी कॉपीज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉपीज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63। सेकेंडरी एविडेंस के लिए सर्टिफिकेशन जो है वो ज़रूरी होती है। नॉन सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑटोमेटिकली नॉन एडमिसिबल कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए वो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो नहीं बन सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अ लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन विच ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ईयर में पूछा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट इज कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का क्या मतलब होता है। कन्फेशंस मेड आइदर टू पुलिस और पर्सन अदर देन जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, या फिर कन्फेशंस मेड बिफोर मजिस्ट्रेट्स, या फिर कन्फेशंस मेड बिफोर जजेस, या फिर none of these। The correct option is option number A, that is confessions made either to police or person other than judges and magistrates। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशंस कौन से होते हैं, वो कन्फेशंस होते हैं जो कि फॉर्मली बिफोर द कोर्ट, जज या फिर मजिस्ट्रेट या फिर किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी के समक्ष किया गया हो। एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब हो जाता है जो इनफॉर्मल सेटिंग में आए, चाहे पुलिस के सामने हो या किसी भी और पर्सन के सामने, लेकिन ऑफिशियल जज या फिर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं। और एविडेंस एक्ट में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस को लोअर एविडेंशियरी वैल्यू मिलती है कंपेयर टू जुडिशियल, लेकिन स्टिल वो एडमिसिबल हो सकते हैं विद कोरोबरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नंबर वन इज परमिसिव प्रिजम्पशंस, फैक्ट्स का प्रिजम्पशन होता है ये, या फिर कंपेलिंग प्रिजम्पशंस, रिबटेबल लॉ प्रिजम्पशंस, या फिर इरिबटेबल प्रिजम्पशंस दैट इज कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस, या फिर ऑल ऑफ देम। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम। ये सारे ही जो है सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ में थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है। परमिसिव, कोर्ट को चॉइस है, रिबटेबल लॉ प्रेज्यूम करता है लेकिन ऑपोजिट पार्टी जो है वो डिस्प्रूव कर सकता है, एंड इरिबटेबल दैट इज एब्सोल्युटली कंक्लूसिव, नो चैलेंज अलाउड। ठीक है, ये तीनों ही कैटेगरीज एविडेंस एक्ट में प्रैक्टिकली जो है वो यूज होती है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ देम हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एविडेंस एक्ट में एडमिशंस कौन से सेक्शन में डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सेक्शन 17, उसमें डिफाइन हो रहा है। सेक्शन 17 एविडेंस एक्ट के जो है वो टेक्निकल डेफिनेशन देता है एडमिशन की, एंड इट सेज दैट एडमिशन इज अ स्टेटमेंट बाय विच द पर्सन मेकिंग इट विशेस द कोर्ट टू इन्फर दैट द फैक्ट्स आर और वेयर और वर एज स्टेटेड बाय हिम। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो ये आया था 1 September 1872 को। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 66 क्या कवर करता है। नंबर वन इज कि नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर सेकेंडरी एविडेंस रिसीव्ड अंडर सेक्शन 65A, या फिर नोटिस टू प्रोड्यूस मस्ट बी इन राइटिंग, या फिर CPC ऑर्डर 11 रूल 15 प्रिस्क्राइब नोटिस फॉर्मेट, या फिर ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम। सेक्शन 65 सेकेंडरी एविडेंस के कंडीशंस देती है और सेक्शन 66 प्रोसीजर स्पेसिफाई करता है। नोटिस रिक्वायरमेंट, रिटन फॉर्म और प्रोसीजरल गाइडलाइन CPC में लिंक्ड होते हैं। ये ऑल जो है ये सारे ही इंटरकनेक्टेड प्रोविजंस है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर का क्या मतलब होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, ये मैक्सिम जो है वो प्रैक्टिकली टॉर्ट के केसेस में यूज होता है जब एक्सीडेंट या फिर इंजरी हो और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो खुद से ही उसके बारे में बता रहे हो। ठीक है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज की द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी रुपीज 10,000, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट अंडर एविडेंस एक्ट। सबसे पहला है इसका द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी, ये रेलिवेंट है। या फिर डी सेड टू सी इन एज प्रेजेंस एंड हियरिंग आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ही ओज बी रुपीज 10,000। देन नेक्स्ट इज की ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर। या फिर फोर्थ इज की ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 दैट इज रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जो ए की फाइनेंशियल नीड है और जो डी का स्टेटमेंट है ए की प्रेजेंस में, ठीक है, और जो ए का साइलेंस है, ये सब रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। और कोर्ट कॉन्टेक्स्ट में लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए सर्कमस्टेंशियल चेन का हर पार्ट जो है वो काउंट होता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और नॉट एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय discovered by the police may be proved under which section? So it may be proved under section 27 of the Indian Evidence Act. Option number 3 is the correct option. Section 27 Indian Evidence Act में specifically mention है जब पुलिस को कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट बेस करके डिस्कवरी हो तो उसका वो पार्ट एडमिसिबल होता है जो डायरेक्टली डिस्कवरी से लिंक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट और एज टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंडराइटिंग or finger impressions, the opinions upon that point of persons especially skilled in such foreign law, science or art or in questions as to identity of handwriting or finger impressions are relevant। ये कौन से सेक्शन में मेंशन है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। बेसिकली ये बात कर रहा है एक्सपर्ट ओपिनियन की और ये आपको मेंशन है सेक्शन 45, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेस्ट जस्ट जो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये कौन से सेक्शन में मेंशन है? तो ये आपका मेंशन है सेक्शन 6, दैट इज ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 110 ऑफ द एविडेंस एक्ट किस बारे में बात करता है? तो ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेक्शन 110 में लिखा है जब ओनरशिप डिस्प्यूटेड हो तो प्रैक्टिकल लॉ में जो पर्सन पोजेशन क्लेम करता है उसे इनिशियल बर्डन जो है वो ऑन करता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 113 ए ये कौन सा प्रिजम्पशन जो है वो कवर करता है? तो ये कवर करता है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रिजम्पशन एज टू सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, ठीक है। नाउ वी हैव कम टू AIB 14 ऑफ 2019, ठीक है। इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है? नंबर 1 इज कि अ कन्फेशन मेड बाय वन को अक्यूज्ड implicating other co-accused would be proved, a confession to a police officer cannot be proved, या फिर a confession by a person in the custody of a police officer to any person in the presence of magistrate can be proved, या फिर if the confession of a person leads to recovery of a thing it can be proved। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर A, a confession by one co-accused implicating other co-accused would be proved, ठीक। Then the next question is कि the कश्मीरा सिंह versus state of MP ये कौन से पॉइंट पे लीडिंग केस है, लैंडमार्क केस? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड, इस पे लीडिंग केस है, ठीक है। Then next question is कि if it is proved that a man has not been heard of for how many years by those who would naturally have heard of him if he were alive, the presumption under section 108 of the Indian Evidence Act is that he is dead। So the correct option is option number B, 7 years, ठीक है। जब किसी पर्सन के बारे में 7 साल तक कोई न्यूज़ नहीं आए, ठीक है, उन पर्सनस तक जो कि उन्हें नेचुरली मतलब सुनते थे या सुनना चाहते थे, तब कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर सकता है कि वो पर्सन जो है वो डेड है। और ये स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन प्रॉपर्टी लॉ सक्सेशन लॉ में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ डम विटनेस गिवन हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट सच एविडेंस वुड बी ट्रीटेड एज व्हाट, ठीक है। तो ये एविडेंस एक ओरल एविडेंस के तौर पे ट्रीट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एविडेंस एक्ट में ओरल एविडेंस का डेफिनेशन जो है दैट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस इन ओपन कोर्ट। तो अगर कोई डम विटनेस लिख के स्टेटमेंट देता है लेकिन वो ओपन कोर्ट में पर्सनली डिलीवर करता है और सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो वो ओरल एविडेंस की तरह ट्रीट होगा।
Now, the next question is that under the Indian Evidence Act, the character of a person is not relevant in which of the following cases. ठीक है. So the सबसे पहला option is कि previous good character of an accused in criminal case, या फिर previous bad character in reply to good character in criminal case, या फिर character to prove conduct imputed in civil case, या फिर character affected the amount of damage in civil case. The correct option is option number C, that is character to prove conduct imputed in civil case. ठीक है. एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन 52 है उसमें क्लियरली ये चीज़ वहाँ पे प्रोवाइडेड है. और क्रिमिनल केस में अक्यूज के प्रीवियस गुड कैरेक्टर्स जो है वो एडमिसिबल होते हैं और बैड कैरेक्टर काउंटर अटैक में रेलिवेंट होते हैं. सिविल केसेस में जनरली कैरेक्टर जो है वो नॉन रेलिवेंट होता है प्रूफ ऑफ कंडक्ट के लिए. ठीक है. और ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एविडेंस. इनमें से कौन सा प्राइमरी एविडेंस है. तो पहला है इसकी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट. दूसरा है इसकी कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल. तीसरा इज सर्टिफाइड कॉपीज या फिर फोटो स्टेट कॉपीज. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट. ठीक है. प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए हुए हैं. एंड इट सेज दैट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ व्हिच द लॉ रिक्वायर्स टू बी प्रूव्ड और द काउंटर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट वेयर मोर देन वन ओरिजिनल executed. Then next question is ki which of the following fact is not relevant in civil and criminal cases under section 8 of the Indian Evidence Act. So the correct option is option number B. Attempt जो है वो relevant नहीं होता है civil and criminal cases में under section 8 के अंदर. ठीक है. Then next question is कि a communication made to the spouse during marriage under section 122 of the Indian Evidence Act, ठीक है, remains privileged even after dissolution of marriage, या फिर does not remain privileged only by divorce, या फिर does not remain privileged only by death, या फिर does not remain privileged in both B and C. So the correct option is option number A, that is it remains privileged even after the dissolution of the marriage. ठीक है. और ये section 122 में ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइडेड है. देन नेक्स्ट इसकी विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन अकॉम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस. सो इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिकली डिस्कस करता है कि जो को कॉन्स्पिरेटर या फिर अकॉम्प्लिस के स्टेटमेंट के बारे में. ठीक है. सेक्शन 118 जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस डिफाइन करता है, लेकिन अकॉम्प्लिस स्पेसिफिकली जो है वो सेक्शन 114 के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टिंग पोजीशन जो है वो आता है वहाँ पे. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. देन नेक्स्ट इसकी अंडर सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, अ पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस इफ ही और शी इज अ मेजर और इज अ ल्यूनाटिक, इज नॉट ऑफ एक्सट्रीम ओल्ड एज, या फिर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिविंग रेशनल आंसर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एज. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओनली, कि उसको वो क्वेश्चन समझ आने चाहिए. ठीक है. और अपना वो एक रेशनल आंसर जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, चाहे वो जितने भी साल का वो दे सके. तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस. द नेक्स्ट इज की विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. जजमेंट ऑफ एन इंसॉल्वेंसी कोर्ट, जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, जजमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल कोर्ट, या फिर जजमेंट ऑफ प्रोबेट कोर्ट. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो है वो रेलिवेंट इरेलीवेंट होता है अंडर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. The next question is कि under which section of the Indian Evidence Act a witness has been given right to refresh his memory. So ये right उसको given है under section 159 of the Evidence Act. ठीक है. इसमें विटनेस एग्जामिनेशन इन चीफ या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अपने पास्ट स्टेटमेंट को रेफर करके मेमोरी जो है वो रिफ्रेश कर सकता है. देन नेक्स्ट इज की अ क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर्स विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड व्हाट. सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट इज कॉल्ड एज लीडिंग क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Then a dumb witness gives his evidence in writing in the open court. Such evidence would be treated as what? So it would be treated as oral evidence, and this question has been repeated. Under the Indian Evidence Act, which of the following is not a court? तो यहाँ पे persons legally authorized to take evidence, या फिर judges, या फिर magistrates, या फिर arbitrators. So यहाँ पे जो correct option है that is option number D. Direct bare act based question है ये. Arbitrators is the correct option. ठीक है. So friends, this was all about the evidence acts PYQs related to this AIB examination. ठीक है. अब हम लोग मिलेंगे next video में
और इन AIB सेट्स को कहाँ से परचेज़ करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दी है। इंस्टाग्राम और ईमेल दोनों पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और इन्हें सब्जेक्ट वाइज PYQs जो है विद द आंसर कीज़ आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।